कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या है, एक बहुत बड़े इंडेक्स प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एज जीएसडी। जीएसडी का मतलब ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पीएसडी। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेन को पार्टिकल भी कहते हैं। अब सुनो जरा इसके बारे में चीजें सुन लो, ठीक है। और जो है ध्यान से सुन लिया करो, और जब चीजें कुछ दिक्कत हो तो पूछ लिया करो, ठीक है। लिखने विखने की वाली सारी चीजें आ जाएंगी, धीरे धीरे सब आ जाएंगी। चीज समझो पहले, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन एक इंडेक्स प्रॉपर्टी है। इंडेक्स प्रॉपर्टी बताया। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन एक इंडेक्स प्रॉपर्टी है जिसके माध्यम से हम ये पता लगाते हैं कि हमारी सॉइल में कितने अलग अलग साइज के कण का अनुपात उपस्थित है, कितने अलग अलग साइज के अलग अलग साइज के अलग अलग क्या कहते हैं, अलग अलग आकार के कणों का अनुपात उपस्थित है। अब अगर हम अलग अलग साइज के अलग अलग साइज के पार्टिकल्स का अनुपात निकालने में हम इच्छुक के होते हैं, क्योंकि अलग अलग साइज के पार्टिकल जो सॉइल में हैं वो सॉइल के ग्रेड को बताता है। तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन से हम ये पता लगाते हैं कि हमारी सॉइल में अलग अलग आकार के कणों का अनुपात कितना है और उसकी प्रतिशत कितनी है, उसका वेट या उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। उसकी मदद से हम लोग सॉइल के ग्रेड के बारे में पता लगा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने एक सॉइल का ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसके तरीके होते हैं, और हमें ये मिला कि उस सॉइल के अंदर सारे के सारे पार्टिकल जो हैं वो अलग अलग साइज के, मतलब एक सॉइल ऐसी है जिसके अंदर बड़े बड़े साइज के भी पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं, और बहुत छोटे छोटे साइज के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। तो जब ये ऐसी सॉइल जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग साइज के पार्टिकल्स का अनुपात, फ्रैक्शन, प्रोपोर्शन उपस्थित है, तो ऐसी सॉइल जब कहीं खुद का जमाव करेगी या ऐसी सॉइल का जब हम कॉम्पैक्शन करेंगे, तो जो बड़े बड़े कण से बनने वाला बड़ा वॉइड है, उस वॉइड, उस छिद्र में कोई उतने ही बराबर उस सॉइल में उपस्थित छोटा पार्टिकल आकर बैठ जाएगा। समझ आ रही बात। तो सॉइल के वॉइड्स बड़े बड़े थे, उसमें हवा थी या पानी था, तो उस पर लोड लगता तो उसका वॉल्यूम खूब घटता। लेकिन क्योंकि सॉइल के अंदर अलग अलग साइज के बहुत सारे पार्टिकल्स उपस्थित थे, तो जो बड़ा वाले वॉइड था उसमें एक छोटा पार्टिकल आकर बैठ गया। तो जब लोड लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो पास पास आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि छिद्र में कौन आ गया, छोटा पार्टिकल। तो सॉइल की कॉम्प्रेसिबिलिटी, संपीड़ता कम हो जाएगी क्या, दबेगी नहीं सॉइल। सॉइल की परमिएबिलिटी कम हो जाएगी क्या, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या हो गए, कम। सॉइल के पार्टिकल के डिस्प्लेस होने की, सरकने की टेंडेंसी कम हो जाएगी क्या, क्योंकि सॉइल के वॉइड्स में जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, प्रतिरोध देगा पार्टिकल के सरकने को, मतलब शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि जो पार्टिकल बैठा है वो क्या करेगा, इंटरलॉकिंग करेगा, वो जो है उसको बांध के रखेगा। क्लियर। तो कहने का मतलब ये हुआ, ऐसी सॉइल जिस सॉइल के अंदर भिन्न भिन्न साइज के पार्टिकल्स, अलग अलग साइज के पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं, ऐसी सॉइल की इंजीनियरिंग बिहेवियर अच्छा होता है, मतलब ऐसी सॉइल का ग्रेड अच्छा होता है। तो इसीलिए हम लोग ऐसी सॉइल बोल देते हैं वेल ग्रेडेड सॉइल। ऐसी सॉइल को क्या बोल देते हैं, सॉइल को बोल देते हैं वेल ग्रेडेड सॉइल। क्लियर हो रही बात। ये पता कैसे लगा, ये पता देखकर कि हमारी सॉइल में कितने अलग अलग साइज के पार्टिकल्स का फ्रैक्शन, प्रोपोर्शन, अनुपात उपस्थित है। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस चीज को क्या कर रहा हूं, अच्छे से समझा रहा हूं। अब फिर उसके बाद फिर आपने ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन किया और आप क्या पाया, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन से आपने ये पाया कि सॉइल के अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स लगभग एक ही आकार के हैं, अलग अलग आकार के पार्टिकल नहीं है, सारे के सारे पार्टिकल लगभग सेम साइज के हैं। समझ आ रही बात। और ऐसी सॉइल जिसमें सारे सारे पार्टिकल सेम साइज के होते हैं, तो उस सॉइल को बोलते हैं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। ऐसी सॉइल को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। क्लियर हो रही है इतनी बात। तो अब अगर ऐसी सॉइल जिसके अंदर सारे के सारे पार्टिकल लगभग सेम साइज के हैं, तो ऐसे पार्टिकल जब कहीं खुद का जमाव करेंगे तो इनसे जो वॉइड, छिद्र
क्रिएट होंगे, बनेंगे, वो बड़े बड़े होंगे क्या? उनमें हवा आएगी या पानी आएगा? तो ऐसी सॉइल पर जब लोड लगेगा तो वो हवा, उस लोड के लगने के कारण हवा और पानी निकलेगा, मतलब सॉइल की संकीर्णता, वॉल्यूम घटेगा, संकीर्णता ज्यादा होगी। जिस सॉइल की संकीर्णता ज्यादा है मतलब उसका ग्रेड अच्छा नहीं है। बड़े बड़े वॉइड्स हैं तो पानी दन दनादन तेजी से निकल जाएगा क्या? मतलब सॉइल की, इस सॉइल की परमेबिलिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि इस सॉइल के अंदर पार्टिकल को ज्यादा इंटरलॉकिंग नहीं मिल रही है ना, कोई रोक के नहीं रख पा रहा है, तो पार्टिकल के डिस्प्लेस होने की, सरकने की टेंडेंसी भी क्या होगी? ज्यादा, मतलब शेयर स्ट्रेंथ भी कम होगी। मतलब इस सॉइल का जो इंजीनियरिंग व्यवहार होगा उसका जो ग्रेड है वो अच्छा नहीं होगा। मतलब इस यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल का ग्रेड कैसा होगा? पुअरली ग्रेडेड, इसका ग्रेड अच्छा नहीं है। क्या सिंपली हम लोगों ने पार्टिकल के आकारों के अनुपात को देखकर इस बात का पता लगा लिया क्या? समझ आ रही बात? सिर्फ इसको देखकर, इसीलिए ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन का। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि हमारी सॉइल में कुछ अलग अलग साइज के पार्टिकल्स उपस्थित, इस साइज के पार्टिकल उपस्थित थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ कुछ पार्टिकल के साइज आपके अनुपस्थित पाए गए, मतलब मिले ही नहीं वो पार्टिकल। 80 था, 40 था, 20 था, फिर उसके बाद 20 से लेकर 4.75 mm तक के पार्टिकल उपस्थित ही नहीं थे सॉइल में। उसके बाद जो है पार्टिकल मिले आपको उससे छोटे साइज के, फिर एक पार्टिकल की रेंज आपको गायब मिली सॉइल से, फिर आपको कुछ पार्टिकल्स मिले साइज के, फिर आपके पार्टिकल्स क्या हो गए, फिर आपको पार्टिकल मिले। तो अब देखो जरा, ये ऐसी सॉइल है जिसमें कुछ पार्टिकल्स मिसिंग है, कुछ पार्टिकल्स उपस्थित नहीं है। तो यहां पर इस सॉइल के अंदर क्या है, कुछ पार्टिकल जब मिसिंग है तो ऑब्वियस सी बात है, आप जब क्या करेंगे, आप जब इस पार्टिकल, ये सॉइल जब खुद को जमाव करेगी कहीं, तो इसके पार्टिकल्स बीच में एक रेंज मिसिंग है, मतलब लगभग 20 mm से 4.75 mm मिसिंग है, और यहां पर मान लो कोई और साइज मिसिंग है। मतलब सॉइल के अंदर क्या है, इस सॉइल के ग्रेड के अंदर क्या है, एक गैप आ गया पार्टिकल का साइज का। तो इस तरीके की सॉइल को हम बोलते हैं गैप ग्रेडेड सॉइल। इस तरीके की सॉइल को क्या बोलते हैं? गैप ग्रेडेड सॉइल। बहुत अच्छी बात है। तो अब देखो, जब गैप ग्रेडेड सॉइल का जमाव कहीं पर होगा तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनमें हो सकता है ये पार्टिकल आकर बैठ जाए, लेकिन ये वाले जो पार्टिकल हैं इनसे जो वॉइड क्रिएट होगा, उनके वॉइड्स में बैठने वाला कोई भी पार्टिकल, इसी तरीके से हो सकता है इस वाले पार्टिकल से बनने वाले वॉइड में ये वाला पार्टिकल आके बैठ जाए, लेकिन इस वाले पार्टिकल से बनने वाले वॉइड में बैठने के लिए पार्टिकल मिसिंग है। तो इसका मतलब इस सॉइल का भी ग्रेड अच्छा नहीं होगा, इसका भी इंजीनियरिंग बिहेवियर अच्छा। इसीलिए ये दोनों सॉइल जो है वो एक कैटेगरी में आती है, दैट इज कॉल्ड एज पुअरली ग्रेडेड सॉइल। तो आप देख रहे हैं केवल और केवल मेरी सॉइल में कितने अलग अलग साइज के पार्टिकल्स का अनुपात है। अगर वो प्रोपोर्शन एक ही साइज के पार्टिकल का उपस्थित है तो सॉइल पुअरली ग्रेडेड होगी, उसका ग्रेड अच्छा नहीं होगा, उसको यूनिफॉर्मली ग्रेडेड बोलेंगे। और अगर मेरी सॉइल में सभी अलग अलग साइज के पार्टिकल्स या अलग अलग साइज के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा उपस्थित हैं तो उसका नेचर क्या होगा, उसका ग्रेड अच्छा होगा। तो सॉइल के ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम सॉइल के ग्रेड के बारे में पता कर सकते हैं। क्लियर हो रही बात? तो इसीलिए हम लोग ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन का पता करते हैं। ठीक है, अब जो सॉइल का ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो एक इंडेक्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये इंडेक्स प्रॉपर्टी जो है वो सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को बताएगी। देखो सारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी पता लग रही थी ना, परमिएबिलिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी, ये सब इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी तो है। तो जो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स प्रॉपर्टी है, क्योंकि कोर्स ग्रेन सॉइल के जो गुण हैं वो इस बात के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं कि उसके अंदर कितने अलग अलग साइज के पार्टिकल्स उपस्थित हैं। लेकिन फाइन ग्रेन सॉइल की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो जो ये ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो फाइन ग्रेन सॉइल की भी इंडेक्स प्रॉपर्टी है, लेकिन एक फाइन ग्रेन सॉइल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ज्यादा निर्भर नहीं करती हैं इस बात के ऊपर कि उसके अंदर कितने अलग अलग साइज के पार्टिकल्स का अनुपात, प्रोपोर्शन या फ्रैक्शन है। समझ आ रही बात? फाइन ग्रेन सॉइल की प्रॉपर्टीज इस बात के ऊपर डिपेंड करती हैं कि उसके अंदर वाटर कंटेंट क्या है। पढ़ाया था एटरबर्ग चार्ट,
उसके अंदर पार्टिकल और पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, क्लियर है। तो करती दोनों के ऊपर है, लेकिन ज्यादा निर्भर करती है किसके ऊपर, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन है तो दोनों की इंडेक्स प्रॉपर्टी, लेकिन ज्यादा जो है कोर्स ग्रेन सॉइल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फाइन ग्रेन सॉइल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। लेकिन आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछ जाता है, तो दोनों सॉइल के लिए आपको ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन करना आना चाहिए, ठीक है। अब समझो, अब हम बात करें कि ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा एम क्या है। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज द एम ऑफ ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, मकसद क्या है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन का, बताओ जरा एम क्या है, एम ऑफ जीएसडी जो हम ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसका मकसद क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, सॉइल के ग्रेड का पता करना, यही तो ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि ग्रेड की मदद से हम लोग क्या करेंगे, ग्रेड की मदद से ही हम लोग सॉइल की इंजीनियरिंग व्यवहार का पता करेंगे। सॉइल का ग्रेड पता करने के लिए ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, कर्व बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक कर्व बनाते हैं और उस कर्व को बोलते हैं ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। उस कर्व को क्या बोलते हैं, चाहे मैं फाइन ग्रेन सॉइल के लिए जीएसडी करूं, चाहे मैं कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए जीएसडी करूं, मुझे एक कर्व बनाना पड़ता है, उस कर्व को बोलते हैं ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब ये ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक सेमी लॉग ग्राफ पेपर पर बनाया जाता है। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक सेमी लॉग ग्राफ पेपर पर बनाया जाता है। सेमी लॉग ग्राफ पेपर का मतलब क्या है, सेमी लॉग ग्राफ पेपर का मतलब क्या है, सेमी लॉग ग्राफ पेपर का मतलब है इसकी एक एक्सिस तो एरिथमेटिक स्केल पर होगी, जो नॉर्मल स्केल आप देखते हैं, और इसकी एक एक्सिस लॉग स्केल पर होगी। कौन सी एक्सिस लॉग स्केल पर होगी, परसेंटेज फाइनर लॉग स्केल पर होगा, और साइज ऑफ फिर बहुत बढ़िया, परसेंटेज फाइनर जो है वो वाई एक्सिस पर होता है, और कौन से स्केल पर, एरिथमेटिक स्केल या नॉर्मल स्केल पर, और राइट एक्स एक्सिस पर होता है साइज ऑफ पार्टिकल। अगर हम फाइन ग्रेन सॉइल के लिए एनालिसिस कर रहे हैं तो पार्टिकल के रेस्पेक्ट में देखेंगे, और या फिर साइज ऑफ सीव्स, या फिर साइज ऑफ, ये हमारा मकसद है। तो हमें एक कर्व मिलता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेन, अगर मेरे साइज इधर इंक्रीज कर रहे हैं, इधर एरो है, तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कुछ ऐसा मिलेगा। इसी को बोलते हैं ग्रेडेशन कर्व या ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। हमारा जो मकसद होता है वो इसी ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को बनाना होता है, ठीक है। परसेंटेज फाइनर क्या होता है वो मैं आगे जब सवाल कराऊंगा तो उसी में आपको बता दूंगा, ठीक है। और साइज ऑफ पार्टिकल और साइज ऑफ सीव क्या होता है, ठीक है, ये समझ आई बात, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, ये हमारा एम है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन बनना। अब ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन को दो मेथड से किया जा सकता है, मेथड्स ऑफ ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारी सॉइल में कितने अलग अलग आकार के कणों का अनुपात उपस्थित है, इस बात को पता करने के लिए दो मेथड्स उपयोग किए जाते हैं। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड है हमारा सीव एनालिसिस। द वेरी फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज सीव एनालिसिस। हम अगर हमारी सॉइल जो है वो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, अगर हमारी सॉइल कैसी है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, तब हम क्या करेंगे, तब हम सीव एनालिसिस करेंगे। लेकिन अगर मेरी सॉइल फाइन ग्रेन्ड सॉइल है तब उस केस में हम सीव एनालिसिस कर ही नहीं सकते, क्योंकि फाइन ग्रेन्ड सॉइल में मैक्सिमम पार्टिकल का साइज 75 माइक्रोन से छोटा होता है, और हमारी सॉइल मैकेनिक्स की लैब में 75 माइक्रोन से छोटी सीव है ही नहीं। और अगर आप बना भी लेंगे तब दिक्कत क्या होती है, ये छोटे छोटे पार्टिकल का स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा है, किसी भी सतह पर चिपकने की टेंडेंसी इनकी ज्यादा है। तो जब वो नन्ही नन्ही सीव से आप छानने की कोशिश करेंगे तो ये नन्हे नन्हे पार्टिकल उस सीव के नन्हे नन्हे होल्स पर चिपककर उनके छोटे छोटे होल्स को क्लॉग कर देंगे, समझ आ रही है, बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम सीव एनालिसिस नहीं करते, तब हम लोग एक स्पेशल तरीके की एनालिसिस करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो आप यूज करेंगे बेटा सेडिमेंटेशन एनालिसिस, सेडिमेंटेशन एनालिसिस यूज करेंगे फॉर, क्लियर हो रही बात, बहुत अच्छी बात। अब देखिए दोनों केस में जो हमारा मकसद है ना
वो परसेंटेज फाइनर, और वो परसेंटेज फाइनर किस साइज का है इसको पता लगाना है। परसेंटेज फाइनर सिंपली अगर सिंपल भाषा में हम बताएं तो किसी भी सीव का या किसी भी साइज का परसेंटेज फाइनर, अगर हम सीव की बात करें तो किसी भी सीव का परसेंटेज फाइनर सॉइल का वो प्रतिशत होता है, सॉइल का वो प्रतिशत हिस्सा होता है जो सीव से पास हो जाता है, जो सीव से फाइनर होता है। और अगर हम किसी भी पार्टिकल के परसेंटेज फाइनर की बात करें तो किसी भी पार्टिकल का परसेंटेज फाइनर किसी भी सॉइल का वो प्रतिशत होता है जो उस डी साइज, उस साइज से छोटा है। किसी भी सॉइल के अंदर किसी एक पार्टिकुलर साइज से छोटे पार्टिकल्स की जो प्रतिशत है उसी को परसेंटेज फाइनर कहते हैं। क्लियर है? अभी हम और करेंगे जब डिटेल में सवाल, तब और समझ में आ जाएगा परसेंटेज फाइनर होता क्या। लेकिन हमें मकसद पता होना चाहिए कि हमें ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना है। साइज ऑफ सीव या साइज ऑफ पार्टिकल हमें पता होगा, लॉग पता होगा। हमारा मकसद होगा बेटा क्या? परसेंटेज फाइनर निकालना। वो परसेंटेज फाइनर सीव एनालिसिस से भी निकाल सकते हो, वो परसेंटेज फाइनर आप सेडिमेंटेशन एनालिसिस से भी निकाल सकते हो। जब हम सीव एनालिसिस करेंगे ना तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, परसेंटेज फाइनर निकालने के लिए हर सीव पर कितना वेट रिटेन्ड हुआ है, हर सीव पर कितना वेट रुका है, उसकी मदद से हम परसेंटेज फाइनर निकालते हैं। लेकिन सेडिमेंटेशन एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, अलग अलग समय की सस्पेंशन की कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। क्या करते हैं हम लोग बेटा? अलग अलग समय की सस्पेंशन की कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं और उस कॉन्सेंट्रेशन का यूज करके हम परसेंटेज फाइनर निकाल लेते हैं, और परसेंटेज फाइनर जैसा मिलता है वैसे हम ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना लेते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आती होगी। फिर मैंने क्या बोला, हमारी सॉइल के अंदर सारे साइज के पार्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, केवल 3 साइज के ही कण ऐसे होते हैं जो हमारे बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और वो 3 साइज के कण कौन कौन से हैं? आपके D60, D30, D30 और D10। D10 को एलन हेजन बाबा ने इफेक्टिव साइज का नाम भी दिया क्योंकि एक स्पेशल साइज होता है। तो यहां पर D का मतलब है पार्टिकल का, कण का साइज। हर जगह D का मतलब है कण का साइज, और 60 का मतलब है उस पार्टिकल का परसेंटेज फाइनर। 30 का मतलब है इस D30 का परसेंटेज फाइनर, और D10 का मतलब है इस D पार्टिकल का परसेंटेज फाइनर। कहने का मतलब यह हुआ कि D60 किसी भी सॉइल के अंदर वो पार्टिकल होता है जिसका परसेंटेज फाइनर 60% होता है। कहने का मतलब और समझिए, D60 किसी भी सॉइल के अंदर वो पार्टिकल होता है जिस पार्टिकल से छोटे पार्टिकल्स की प्रतिशत उस सॉइल के अंदर 60% होती है। या अगर हम सीव के अनुसार अगर समझाएं तो D60 उस सीव का साइज है जिससे अगर मैं सॉइल को छानूं तो सॉइल का 60% हिस्सा पास हो जाता है। इसी तरीके D30 वो सीव का साइज है जिससे सॉइल को छानने पर सॉइल का 30% हिस्सा पास हो जाता है। या D30 सॉइल में उपस्थित कण का वो साइज है जिससे 30% पार्टिकल सॉइल में छोटे उपस्थित हैं। समझ आ रही बात? केवल 30% पार्टिकल ही उससे छोटे हैं। ऐसे D10 है, D10 को इफेक्टिव साइज भी बोलते हैं क्योंकि एक स्पेशल अलग से नाम इसका दिया गया है, एलन हेजन साहब। ठीक है, अब एक बार सीव एनालिसिस करते हैं, एक बार सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। सीव एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग, पहले देख लेते हैं सीव एनालिसिस। तो सीव एनालिसिस में बेटा हम लोग क्या करते हैं, सीव एनालिसिस में हम लोग, हमारे पास सीव होती है कौन से साइज से कौन से साइज तक, 75 माइक्रोन से लेकर 80 mm तक। हमारे पास जो सीव अवेलेबल है वो कहां से कहां तक अवेलेबल है? मधु, बाकी सारे लोग कहां हैं ऑनलाइन वाले? अच्छा आज हुई नहीं है ना क्लास, तो उन्हें लगा सॉइल की भी नहीं होगी। सुनिए, तो हमारे पास जो सीव अवेलेबल है 75 माइक्रोन से लेकर 80 mm तक, हम इन सीव को ऊपर से नीचे तक घटते हुए क्रम में लगाते हैं। मतलब सबसे ऊपर 80 mm, उसके बाद 40 mm, उसके बाद 20 mm, फिर 10 mm, फिर 4.75 mm, उसके बाद 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रोन, उसके बाद 425 माइक्रोन। इसी में सीक्वेंस आती है ना,
425 माइक्रोन के बाद आती है कौन सी? 300, 212, उसके बाद 150, उसके बाद 75 और उसके नीचे लगा होता है पेन। उन सीव को लगा लेते हैं, जिस सॉइल का जीएसटी निकालना है उसको ऊपर से प्यार से रखते हैं और उसके बाद ऊपर का ढक्कन होता है ना, उस ढक्कन को लगाकर बढ़िया से कसकर, अगर बेटा मैनुअल है तो हाथ से घुमाएंगे, ऑटोमेटिक है तो बटन दबाएंगे। सीव शेकर है उसको शेक करते हैं, हिलाते हैं, जो पार्टिकल जिस सीव के साइज से छोटे होंगे वो उससे पास हो जाएंगे और जिससे बड़े होंगे उस सीव पर जाकर अटक जाएंगे, रिटेन हो जाएंगे। और हम लोग लगभग 5 से 10 मिनट सीव शेकिंग करेंगे और उसके बाद जो है हर सीव पर कितना सॉइल रुका है, कितना वेट रुका है, 80 पे कितना रुका है, 40 पे कितना रुका है, उस वेट की मदद से हर सीव का परसेंटेज फाइनर निकाल लेंगे। हर सीव का जो साइज है उसको एक्स एक्सिस में रखेंगे, हर सीव का परसेंटेज फाइनर हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे अभी बताऊंगा। उसको हम लोग उसकी मदद से परसेंटेज फाइनर निकाल लेंगे और वाई एक्सिस पे परसेंटेज फाइनर, एक्स एक्सिस पर साइज ऑफ सीव को प्लॉट करके ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना लेंगे। क्लियर हो रही है इतनी बात? तो ऐसे करते काम, एम आपको पता होना चाहिए। अब देखो कभी कभी हमने क्या बोला, हम बार बार हर सॉइल के लिए ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते नहीं है। समझ आ गया ना? सीव एनालिसिस में क्या करेंगे, हमारा एक ही मकसद होगा, हर एक सीव पर सीव शेकिंग करने के बाद कितना वेट ऑफ सॉइल रुका, उस रुके हुए मास को नोट कर लेंगे, उसी को बदलाव करेंगे उसका परसेंटेज फाइनर में और फिर ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना लेंगे। समझ आ रही नहीं आ रही बात? मैंने कहा हर बार हम ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, सॉइल का ग्रेड ही तो पता करना है, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कर रहे हैं? सॉइल के ग्रेड का पता करने के लिए कर रहे हैं। तो हर बार हम लोग ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते नहीं है। हम लोगों ने ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के आधार पर दो पैरामीटर्स डिफाइन कर रखे हैं जो कि मैथमेटिकल पैरामीटर्स हैं, जिनकी वैल्यूज को देखकर हम ये बता देते हैं कि हमारी सॉइल का ग्रेड कैसा है। वो सॉइल वेल ग्रेडेड है, वो सॉइल पुअरली ग्रेडेड है। और वो दो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? एक पैरामीटर है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, दैट इज D60 डिवाइडेड बाई, और एक है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन कर्वेचर, दैट इज D30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D60 इंटू D10। ठीक है, जैसे ही हम ये निकालते हैं उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है कि अगर सीयू की वैल्यू बेटा 4 से ज्यादा है और सीसी की वैल्यू बेटा 1 से लेकर 3 के बीच में लाई कर रही है तो सॉइल आपकी वेल ग्रेडेड होगी। क्या? वेल ग्रेडेड ग्रेवल। और अगर मेरी सीयू की वैल्यू बेटा 6 से ज्यादा है और सीसी की वैल्यू 1 से 3 के बीच लाई कर रही है तो सॉइल हमारी पुअरली ग्रेडेड हो जाएगी। अब ये एक सेकेंड, वेल ग्रेडेड सैंड हो जाएगी, वेल ग्रेडेड सैंड हो जाएगी। अगर इन दोनों में से कोई एक भी वैल्यू इस रेंज में लाई नहीं करती है तो सॉइल पुअरली ग्रेडेड हो जाएगी। वो पुअरली ग्रेडेड यूनिफॉर्मली ग्रेडेड भी हो सकती है, वो पुअरली ग्रेडेड गैप ग्रेडेड भी हो सकती है। समझ आई बात? तो पहले हम लोग सीव एनालिसिस में क्या करते हैं, समझ आ गया ना? तो अब हमारा जो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन में सीव एनालिसिस में सवाल आया है, अलग से कराऊं इससे बेटर है सवाल में ही मैं क्या करता हूं, आपको बता देता हूं कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। देखिए आपको ग्राफ पेपर तो मिलने वाला है नहीं, ये सेमी लॉग ग्राफ पेपर में बनाते हैं ना। देखा है कभी सेमी लॉग ग्राफ पेपर? कभी देखा नहीं होगा। लैब गए हो कभी? कभी लैब गए हो? कहना पहले दिन ही गए थे लैब में, है ना, देखा अरे यार इसमें तो जालांश निकाला जा रहा है ना, डब्बे को रखा जा रहा है, 24 घंटे के बाद डब्बे को निकाला जा रहा है और उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि हम तो बहुत बहुत बड़े हैं, है ना, ये तो बच्चों जैसा टेस्ट है। उसके बाद गए नहीं, कोई टेस्ट ही नहीं करा। सारे के सारे टेस्ट किसने करे? आपके लैब असिस्टेंट ने करे। और फाइलें किसने बनाई? आपके सीनियर ने जो बना रखी थी उसको छाप दिया। और उन्होंने कैसे बना रखी थी? उन्होंने अपने सीनियर का देख के। इसी तरीके से जो है आपकी हिस्ट्री दोहराई जा रही है। ठीक हो गई बात? चलिए जरा तो हम सवाल करते हैं। तो क्वेश्चन करेंगे कौन सा? क्वेश्चन करेंगे ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन का, यही मिल गया। ऐसा करते हैं ना, थोड़ा सा बड़ा सवाल करते हैं, एसएससी जेई वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर देखो नीचे होगा एक और। हाँ
देखो ये नहीं है, 46 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, इस बिल्कुल बिल्कुल डिक्टो डिक्टो सवाल, बिल्कुल ऐसा का ही ऐसा सवाल, बस एक पार्ट इसमें जो है, एक अच्छा ये पार्ट, ये एसएससी जेई में पूछा गया ना, इसमें एक पार्ट कम था, ये जो डी पार्ट तक ही था। अगर आखिरी वाला क्वेश्चन देखोगे ना, एसएससी जेई का ही सवाल है ये, लेकिन एसएससी जेई का जब सवाल आप देखोगे तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर ये पूछा, हाँ यही है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर तक पूछा गया, ग्रेडेशन नहीं पूछा गया है। तो ये हमारे गोपाल रंजन साहब का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, पूरा का पूरा बिना डेटा काटे पीटे ऐसी उठा के डाल दिया उन्होंने और कहा सॉल्व करके बताओ। ठीक है, तो करें जरा इस क्वेश्चन को, पढ़िए सवाल। 500 gram of dry soil was subjected to a sieve analysis. The weight of soil retained on the each sieve is as follows. देखिए क्या है ना, दो तरीके की सीविंग होती है, एक होती है कोर सीविंग, एक होती है फाइन सीविंग। ठीक है, जो हमारी ग्रेवल है उसके पार्टिकल कोर्सर हैं, बड़े बड़े हैं, तो उसके लिए करते हैं कोर सीविंग, और जो हमारी सैंड है उसके लिए हम लोग करते हैं फाइन सीविंग। तो जब हम कोर सीविंग करते हैं तो सारे की सारी सीव का साइज यूज करने की जरूरत नहीं है, 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm और पेन, बस इतना यूज करिए ग्रेवल सीविंग के लिए। और अगर आप फाइन सीविंग कर रहे हैं मतलब सैंड होगी, तो उसके लिए आप जो साइज यूज करेंगे वो 4.75, 2 mm, 1 mm, 425, 212, 150, 75 और पेन। तो अगर हम डेटा देखें तो हमें साफ दिख रहा है कि हम फाइन सीविंग कर रहे हैं, मतलब मेरी जो सॉइल है वो कौन सी है, सैंड है, फाइन सैंड नहीं, सैंड है। क्लियर हो गई बात। तो सबसे पहले कह रहा प्लॉट द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड डिटरमाइन द फॉलोइंग। आपको ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बताना है और ये सारी चीजें निकालना है। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के लिए मुझे सीव का साइज चाहिए, दे रखा है, लेकिन इन सीव के साइज के करस्पॉन्डिंग परसेंटेज फाइनर भी चाहिए। तो वो उसके लिए क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, फटाफट से बना लेते हैं। चलिए, तो हमारा मकसद है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना। सॉल्यूशन करते हैं, तो एक टेबल बनाएंगे सबसे पहले। सो एक कॉलम में क्या लिखेंगे, द वेरी फर्स्ट कॉलम हम लोग लिखेंगे बेटा क्या, सीव साइज। तो सबसे पहले लिखेंगे सीव साइज, जो एमएम में भी और माइक्रोन में भी। कौन कौन से सीव का साइज है, कौन कौन से सीव का साइज है हमारा, सबसे पहले 4.75 mm, उसके बाद 2 mm, उसके बाद 1 mm, उसके बाद 425 माइक्रोन, उसके बाद 212 माइक्रोन, उसके बाद 150, थोड़ा सा कम करते हैं जगह कम रहेगी, 1 mm के बाद है हमारा 425, 212, 150, 75 और उसके बाद पेन। हर एक सीप पर कितना वेट रुका वो भी हमें दे रखा है, तो हर एक सीप पर कितना वेट रिटेन्ड हुआ है वो भी हमें दे रखा है।
सो इधर है वेट ऑफ सॉइल रिटेन्ड। कितना कितना रिटेन्ड हुआ फटाफट से बताइए। 10 ग्राम, 65 ग्राम, 65 नहीं 165 होगा। हाँ पक्का 65 ही है ना। हाँ दोनों सेम ही है ना। आखिरी वाला सवाल और ये वाला सवाल सेम ही है ना। बस एक आखिरी वाला पार्ट नहीं होगा उसमें। ये जो सवाल है वो गोपाल रंजन का है और वो आखिरी वाला सवाल है वो एसएससी का है। 165 है ना। हाँ तो 165 है वो डेटा मिस्टेक। 165 1 mm, इसको 165 कर लीजिए। 1 mm में कितना है 100, उसके बाद 55, उसके बाद 40, उसके बाद उसके बाद उसके बाद और पेन जोड़ के बताओ कितना आ रहा है। 480 यानी पेन पर कितना रुका होगा। ठीक होगा बात। वेट ऑफ सॉइल निकाल लिया, कितना हर एक सीप पर कितना सॉइल का वेट रिटेन हुआ। अब हम निकालेंगे परसेंटेज वेट रिटेन, हर सीप पर परसेंटेज वाइज कितना वेट रिटेन हुआ। तो अगला कॉलम बनाएंगे वेट ऑफ परसेंटेज वेट रिटेन, परसेंटेज वेट रिटेन, परसेंटेज वेट रिटेन। तो परसेंटेज वेट रिटेन कैसे निकालेंगे बताओ। हमने टोटल वेट ऑफ सॉइल जो ली है वो बेटा कितनी ली है, टोटल वेट ऑफ सॉइल हमने ली है 500 ग्राम। तो अगर हम निकालें कि हर एक सीप पर परसेंटेज वाइज कितना वेट रिटेन हुआ है तो 10 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना आ गया 2%। क्या बोलो ना, मतलब हर वैल्यू को 5 से डिवाइड करता जाऊं क्या। तो इसको 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 33%, इसको करेंगे तो 20%, इसको करेंगे तो 17%, इसको करेंगे तो 8%, 6%, 10% और 4%। किसी को कोई दिक्कत है क्या बोलो। तो हर सीप पर कितना वेट रिटेन्ड हो रहा है हमें समझ आ गया। अब समझे, अब ध्यान सुनेंगे। हमारा 4.75 mm वाली सीप यहां होगी, 2 mm वाली सीप यहां होगी, 1 mm वाली सीप और नीचे होगी। इस तरीके से सीप ऊपर से नीचे की तरफ होंगी। ठीक है, तो 4.75 mm वाली सीप पर रुका 2%, 2 mm पे रुका 33%। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूं, ध्यान सुनेंगे, नेक्स्ट टर्म में निकाल रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड। तो नेक्स्ट कॉलम हम बनाते हैं, नेक्स्ट कॉलम हम बनाते हैं बेटा परसेंटेज, क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड। तो क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड। क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड का मतलब क्या होता है, जिस भी सीप का आप क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन निकाल रहे हैं, इसका मतलब है उस सीप से और उससे बड़ी सीप से, उससे बड़ी सीप कहां होंगी, उस सीप के ऊपर ही होंगे। तो क्यूमुलेटिव, किसी भी सीप का क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन बताता है उस सीप से और उससे बड़ी जितनी भी साइज की सीप्स हैं उन पर कितना प्रतिशत सॉइल रिटेन हुई है। जैसे 4.75 mm का क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन निकालें तो बोलेंगे 4.75 mm और इससे बड़ी जितनी भी सीव हैं उन पर जितना प्रतिशत सॉइल का वेट रिटेन हुआ है वही जो है उसका क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन हो जाएगा। तो देखिए 4.75 mm के ऊपर कोई सीव है क्या, तो यानी इसके ऊपर तो रिटेन हुआ है, इसके ऊपर तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसका हो जाएगा 2%। फिर हम अगर आते हैं 2 mm पर बताओ, तो 2 mm और 2 mm से बड़ी जितनी भी सीप है, एक ही तो है, तो 2 mm पर हुआ 33 और इससे बड़ी सीप है 4.75, उस पर कितना हुआ है 2, तो कितने हो गया 35%। ठीक है, फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 mm का क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1 mm और 1 mm से बड़ी जितनी सीप है या 1 mm से ऊपर जितनी भी सीप है उन सब पर जितना सॉइल का वेट रिटेन हुआ है वो उसका हो जाएगा।
तो 1 mm पे रुका है 20%, और इसके ऊपर वाली पे रुका है 33%, उसके ऊपर वाली पे 2%, तो कितना हो गया ये 45%। ये हो गया आपका 55%। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करते जाइए, ऐसी क्रॉस प्रोडक्ट करना सीखा होगा ना, लेकिन अभी तक मतलब नहीं पता था, तो मतलब में भी मैंने बता दिया। ये कितना हो गया 72%, 80%, 86%, 96%, और ये हो गया आपका 100%। क्लियर हुई बात क्या? तो कहने का मतलब ये हुआ कि 425 माइक्रोन वो सीव है जिस सीव या उससे बड़ी जितनी भी सीव है उस पर सॉइल का टोटल 72% हिस्सा रुक गया। यही तो मतलब है। इसी तरीके से 212 माइक्रोन वो सीव है जिस पर या जिस पर और उससे बड़ी जितनी भी सीव है उस पर सॉइल का कितना प्रतिशत रुक गया, 80% रुक गया। थोड़ा ऊपर नीचे करिएगा, आप अपने उसमें सही लिखिएगा। तो 80% रुक गया। आप समझो 212 माइक्रोन ये है ना, 212 माइक्रोन, सुन लो बेटा, है ना, 212 माइक्रोन और इससे बड़ी जितनी भी सीव हैं उन सीव पर सॉइल का 80% हिस्सा रुक गया। यस और नो? तो उस 212 माइक्रोन से सॉइल का कितना हिस्सा पास हुआ होगा, 20% ही क्या, है ना, जो जो बाकी हिस्सा है वो पास हो गया होगा, उसी को बोलते हैं परसेंटेज फाइनर। किसी भी सीव से पूरी सॉइल का कितना प्रतिशत हिस्सा पास हो गया उसी को परसेंटेज फाइनर बोलते हैं। वो कैसे निकालेंगे, 100 माइनस क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन। क्लियर हो रही? तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कॉलम है हमारा परसेंटेज फाइनर। तो परसेंटेज फाइनर क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू 100% माइनस क्यूमुलेटिव, देखो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन। ठीक हो गई बात? तो अगर हम आपसे पूछे 4.75 mm का परसेंटेज फाइनर क्या है, तो आप बोलेंगे 4.75 mm और उससे बड़ी सीप पर रुक रहा है भी 2%, तो निकला कितना होगा, पूरी सॉइल का आपका 98% हिस्सा पास हो गया होगा। समझ आ रही है बात? तो ये हो गया 98%। ऐसे ही माइनस कर करके निकालते जाओ, 30, इसलिए कितना आ जाएगा आपका, ये 28%, 20%, 14%। ये तो मैं समझा रहा हूं तो आपको समय लग रहा है, लेकिन जब आप अपनी कॉपी में करेंगे तो जल्दी जल्दी कर लेंगे, कैलकुलेशन भी आसान है, तो टाइम लगेगा नहीं। तो यहां से आपको ये बात समझ आई कि हमारा 150 mm वो साइज है सीव का जिसका परसेंटेज फाइनर आपका 14% है। मतलब बेसिकली जब हम वो जो हमारे पास 500 ग्राम सॉइल का सैंपल है, जब हम इकलौता 150 mm सीव से उसे छानेंगे तो सॉइल का कितना प्रतिशत हिस्सा निकल जाएगा, सॉइल का 14% हिस्सा पास हो जाएगा, क्योंकि 14% कण वो कण है बाई वेट। ये परसेंटेज कैसे निकाल रहे हैं, बाई वेट। तो 14% हिस्सा या 14% वो कण है बाई वेट जो बेटा कौन सा 150 माइक्रोन से फाइनर है या फिर छोटे। जैसे ये मिला फौरन क्या बना लेंगे, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं ना। अब हमारे पास एक्चुअल वो तो है नहीं बेटा, एक्चुअल तो हमारे पास कर्व होगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, रफली कर्व भी बनाएंगे। लेकिन एग्जामिनर को ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ हमने एक्चुअल डायग्राम बनाया है। तो ये हमारा ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना रहे हैं। वाई एक्सिस पे क्या होता है, परसेंटेज फाइनर। एक्स एक्सिस पे होता है हमारा साइज ऑफ सीव, क्योंकि हम यहाँ सीव एनालिसिस कर रहे हैं तो यहां लिख लेते हैं साइज ऑफ सीव। कौन से स्केल पर, लॉग स्केल पर क्या, यस और नो, लॉग स्केल पर रख दिया साइज ऑफ सीव। अब आप अलग अलग एरो ले लेंगे ना, अगर एरो आप इधर की तरफ ले लेंगे तो कर्व का शेप कुछ और हो जाएगा, एरो अगर इधर ले लेंगे तो कर्व का शेप कुछ और हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए एरो
ओरिजिन की तरफ लूं या ओरिजिन से दूर लूं? जिधर एरो होगा कर्व उधर ही झुकेगा, तो ओरिजिन से अगर दूर चाहते हैं तो दूर ले लेते हैं। तो ये मेरा इधर ले लिया मैंने, आप इधर भी ले सकते हैं, आपकी मन है, जो आप बोल रहे हैं आंसर आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, आप क्या करिएगा, आपके पास कितना डेटा है, कहां गया वो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डेटा है आपके पास। तो आपका साइज सबसे छोटा कौन सा है, 75 माइक्रोन, परसेंटेज फाइनल 4%। तो यहां पर आप क्या करिएगा, प्लॉट करिएगा, सबसे छोटा साइज मान लो 75 माइक्रोन यहां कहीं है, ये 75 माइक्रोन है, और परसेंटेज फाइनल आपका ये है। ठीक है, इसी तरीके से आप टाइम हो तो करिएगा, वरना एकदम कर्व बना लीजिएगा उसके बाद कर दीजिएगा। फिर 150 पर है 14%, तो 150 पे 14% यहां कहीं हो गया। तो बेहतर क्या है कि पहले एक बार कर्व बना लो, उसके बाद सारे पॉइंट दिखा दो। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक कर्व बना देता हूं आपके लिए, ये ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना दिया मैंने। कुछ ऐसा मिलेगा ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और उसमें जो जो आपको डेटा है, जैसे ये है आपका अगला पॉइंट ये है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 212 20%, तो 212 यहां कहीं होगा, 20% यहां कहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 425 28%, 425 28%। इसी तरीके से 1 mm 45%, फिर 65%, और उसके बाद आखिरी है आपका 98%। ठीक हो गई बात। तो ये हमारा ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन गया। अगर आप ये सोचोगे अरे यार सेमी लॉग ग्राफ पेपर में बनाऊंगा ना, तो भाई एक यही सवाल करके आओगे और सारे के सारे सवाल छूट जाएंगे आप। इट इज मोर देन सफिशियंट। सवाल देख रहे हो कितना बड़ा सवाल है ये, इसमें तो एक ही पार्ट तो नहीं आया, बाकी कई सारे पार्ट और निकालने हैं, अभी आपको समय लगेगा उसमें भी। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना लिया। कोई दिक्कत है? अरे बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जरा अब क्या करना है, अब कह रहा है कि सबसे पहले बताइए आप, सवाल कहां गया, कह रहा है कि सबसे पहला ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ए पार्ट है ना, यहां लिख देना ग्रेडेशन कर्व या ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। कह रहा था परसेंटेज ऑफ ग्रेवल, कोर्स सैंड, मीडियम सैंड, फाइन सैंड एंड सिल्ट क्ले फ्रैक्शन इन द सॉइल एज पर IS 1498-1970। तो बहुत बढ़िया बात है, कर लेते जरा देखिए, पहला पार्ट करते हैं, ये यहीं से कर लेता हूं, जगह है यहां पर। सो द वेरी फर्स्ट पार्ट हम लोग फ्रैक्शंस निकालने, कैलकुलेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट सॉइल्स। तो सबसे पहले हम बात करें फ्रैक्शन कितना होगा, परसेंटेज ऑफ ग्रेवल। परसेंटेज ऑफ ग्रेवल कितना होगा बेटा, वेट ऑफ ग्रेवल इन द सॉइल, सॉइल के अंदर ग्रेवल का वेट कितना है, ग्रेवल के कणों का भार कितना है, डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सॉइल। ग्रेवल के कण का साइज क्या होता है आप बता दीजिए, ब्लैक जैकेट, ब्लैक जैकेट आप ही तो हैं, आपके पीछे वाले, आपके बगल वाले, आपके फ्रेंड, बताइए ना। अरे आप तो बहुत पीछे हो बेटा, आप बताओ। हाँ यही, ग्रेवल के कणों का साइज क्या होता है, 80 mm से बड़े साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्रेवल के पार्टिकल बोलते हैं। याद आ रही है सबको ये बात, नहीं आ रही है? ग्रेवल नहीं देखी आपने, ग्रेवल, अरे परसेंटेज, हाँ 4.25 से, 4.25 क्या है, 4.25 से लेकर 75 mm तक के जो कण होते हैं उन्हें ग्रेवल के कण कहते हैं। यही तो कहना चाह रहे हैं, सही बोल रहे हैं क्या ये? अरे बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा, ग्रेवल के कण भी तो पता होने चाहिए ना आपको। कोई बात नहीं, याद नहीं आया होगा, बैठ जाइए, बहुत सारा लोड होता है स्टूडेंट पर, है ना। हम तो 2 4 5 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन एक बच्चे को तो बहुत सारे सब्जेक्ट याद रखने होते हैं ना, तो मैं समझ सकता हूं। तो याद करिएगा, ग्रेवल के कणों का साइज होता है 4.75 से लेकर 80 mm के पार्टिकल्स, है ना। तो जब आपके पास, मैक्सिमम बच्चों के पास IAS मास्टर की बुक है, तो जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो उसमें ग्रेवल के कणों की जो प्रतिशत है वो कितनी दे रखी है, बुक है किसी के पास, 0% सॉल्यूशन में दे रखा है।
लेकिन ग्रेवल के पार्टिकल कौन से पार्टिकल होते हैं? ये वो पार्टिकल होते हैं जिनका साइज 4.75 mm से बड़ा और 80 mm से छोटा होता है। मतलब ये वो कण होते हैं जिनको सीप से छाना जाए या सीप एनालिसिस की जाए तो 80 mm वाली सीप से पास हो जाते हैं, लेकिन 4.75 वाली mm वाली सीप पर रुक जाते हैं। क्या 4.75 mm पर कुछ फ्रैक्शन रुका है? कितना? यानी 10 ग्राम ग्रेवल है, टोटल लिया कितना था? 500। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ ग्रेवल क्या हो जाएगी? परसेंटेज ऑफ ग्रेवल, परसेंटेज ऑफ ग्रेवल इज इक्वल टू वेट ऑफ ग्रेवल, वेट ऑफ ग्रेवल इन द सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वेट, डिवाइडेड बाय टोटल वेट और मल्टीप्लाइड कर देंगे किससे? सो भाई साहब परसेंटेज ऑफ ग्रेवल हमारी आ गई, दैट इज इक्वल टू 10 ग्राम ही तो रुकी है, ली थी 500 ग्राम, और उस बावले ने जो सॉल्यूशन करा है, और बहुत सारे टीचर भी, बहुत सारे बच्चे भी मान लेते हैं उसे गलत कर रखा है, तो इसका आंसर कितना है? इससे 2% आ जाएगी क्या? सो परसेंटेज ऑफ ग्रेवल हमारी आ गई, दैट इज इक्वल टू 2%। तो गलती हो जाती है, उससे भी गलती हो गई होगी, तो हमारा परसेंटेज ऑफ ग्रेवल ये आ गया। ठीक है, आगे निकालिए जरा। नेक्स्ट परसेंटेज निकालनी है किसकी बेटा? कोर्स सैंड, परसेंटेज ऑफ कोर्स सैंड। तो देखो याद, एक ही बार में मैंने फॉर्मूला लिखा है, समय होगा नहीं, बड़ा सवाल है, तो सिंपल आपको पता है, लिखने की जरूरत थोड़ी है कि कोर्स सैंड का साइज कहां से कहां तक लाई करता है। आप तो इंटेलिजेंट है ना, प्री का एग्जाम निकाल कर आए तो इसी बात पर आखिरी वाला बच्चा बताएगा जो हमसे दूर बैठा है, पता नहीं क्या दिक्कत है बेटा, क्या हो गया? आप ही तो सबसे दूर बैठे, कोई है आपके पीछे? इतनी दूरियां क्यों हैं ये? उसके आपके आगे भी तो एक सीट है, तो लास्ट में आते तो बाहर बैठ जाते। कंजस्टेड कहां है? पूरी की पूरी सीट खाली है आगे। इतनी दूरियां क्यों हैं? कहां से आए आप? पहली क्लास है? अच्छा बताओ, समझ आ रहा है कुछ? थोड़ा थोड़ा, बहुत कुछ? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। कितने मार्क्स है प्री में? 107 नंबर है। कैटेगरी? अच्छा EWS है। तो ये सारी चीजें पढ़ी थी इससे पहले, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, सीव एनालिसिस पढ़ी तो होंगी। CUCC कैसे निकाल लिया? रट लिया फॉर्मूला ऐसे ही। तो अभी मैंने जितनी बातें बताई वो थोड़ी थोड़ी समझ आई बस। अरे ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी ना फिर। थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करो एक ही तरफ, आपका ध्यान इधर उधर भटकता होगा। अगर आप केंद्रित होकर ध्यान लगाएंगे और आपने पहले कुछ पढ़ रखा है, सब याद आ जाता है। तो आप बताइए जरा, कोर सैंड के कणों का साइज क्या होता है? कोर सैंड के कणों का साइज क्या होता है? बहुत बढ़िया, सही बता रहे हैं ना? गलत बता रहे हैं? अरे देखो, तुम्हारे दोस्त ही कह रहे हैं कि तुम गलत बता रहे हो। चलो बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, याद करना जरूर। कोर सैंड का साइज होता है बेटा हमारा 4.75 mm से लेकर कितने mm? मतलब ये वो कण होते हैं जो 4.75 mm से तो निकल जाते हैं, लेकिन 2 mm पर जाकर रुक जाते हैं। मतलब जो भी पार्टिकल्स 2 mm से बड़े होंगे वो सारे के और 4.75 mm से छोटे होंगे, वो कोर सैंड होगा। तो टेबल देखो जरा, अगर हम टेबल देखते हैं यहां पर, तो देखो 4.75 पे ये रुका, तो ये किस पे रुका? 2 mm पर। तो यानी आपका जो कोर सैंड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? बोलो ना। अरे 165 ग्राम ही तो होगा वेट कोर सैंड का। और कोई है क्या बीच में सीप? नहीं है। तो आपका जो वेट ऑफ कोर सैंड हो जाएगा वो 165 ग्राम। तो 165 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सॉइल कितनी है? डिवाइड बाय 100 कितना आ जाएगा? 33%। इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ मीडियम सैंड है, फाइन सैंड है? मीडियम सैंड के कणों का साइज कौन बताएगा? मीडियम सैंड के कणों का साइज क्या होता है, कौन बताएगा? कितने से? 425 माइक्रोन से बड़े और 2 माइक्रोन से छोटे।
मतलब वो पार्टिकल जो 425 माइक्रोन और उससे बड़ी जितनी भी सीव है 2 mm से छोटी, उन पर रुक जाते हैं। देख लेते हैं जरा जल्दी से। तो 425 माइक्रोन पर इतना वेट रुक रहा है, ये रेट रिटेन है। उसके ऊपर आपका 1 mm भी है, लेकिन 2 mm पे भी रुक रहा है, यानी ये पार्टिकल 2 mm से छोटे नहीं है। तो यानी 100 + 185 क्या होगा? मीडियम सैंड। यस और नो? अरे बोलो ना। तो वेट ऑफ मीडियम सैंड हो जाएगा आपका 100 + 65 85। 100 + 85 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 100। ऑनलाइन वालों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? ये क्या बोल रहे थे? 0.165 होगा क्या? 0.165 होगा? कोई सवाल किया अभी हमने 0.165 का? वो पीछे कुछ आया होगा 0.165। चलिए देखते हैं कितना आ रहा है। 30। इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ फाइन सैंड कितना होगा? परसेंटेज ऑफ फाइन सैंड, फाइन सैंड का साइज होता है 75 माइक्रोन से बड़ा और 425 माइक्रोन से छोटा। तो देखिए जरा, 75 माइक्रोन से बड़ा 50, 150 mm भी होगा, 30, 40, बस इतना ही होगा ना। ये तो इस पर रुका है, तो ये हो गया 40, 70, 70 और 5 120 mm। 40 + 30 + 50 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना आ जाएगा? हाँ, 24%। और बताइए, और भी कुछ पूछा था? हाँ, सिल्ट क्ले, ये सॉइल कैसी है? कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है। तो सिल्ट और क्ले के पार्टिकल्स कौन से होंगे जिनका साइज 75 माइक्रोन से छोटा है? तो परसेंटेज, हाँ क्या बोल रहे हैं? जिनका साइज 75 माइक्रोन से छोटा है, मतलब जो पेन पर रुके 75। अरे सिल्ट और क्ले के कण का साइज 75 माइक्रोन से छोटा होता है ना, तो ये वो कण होंगे जो 75 माइक्रोन की सीप से निकल जाएंगे और पेन पर जाकर रुक जाएंगे। सो परसेंटेज ऑफ क्ले सिल्ट फ्रैक्शन, पेन पर कितना मास रुका है डिवाइडेड बाई 500 ग्राम और मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना आ जाएगा? हाँ, 4%। तो हमारा ये आ गया आपका 4%। क्लियर हो गई इतनी बात? यस और नो? सारे फ्रैक्शन आ गए, ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप इसको एक बक्से में कंप्लीट करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है इसके? कह रहा है इफेक्टिव साइज निकालना है, D10 निकालना है। तो अगर हम ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को देखें, तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को अगर हम देखें, तो इफेक्टिव साइज वो साइज होता है जिसका परसेंटेज फाइनर 10% होता है। यस और नो? तो अगर हम देखें जरा ध्यान से कि हमारा जो 10% परसेंटेज फाइनर है वो कहां कहां किसके बीच लाई करेगा? 4% और 14%। इफेक्टिव साइज इसके बीच लाई करेगा, क्योंकि 4% और 14% के बीच कर्व नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर ही होता है, लेकिन आप अगर उसको लीनियर नहीं मानेंगे ना, तो कभी भी आप D10 निकाल ही नहीं पाएंगे। तो हम लोग इंटरपोलेशन करने के लिए 4% और 14% के बीच का GSD कर्व क्या मान लेंगे? क्या मान लेंगे? लीनियर मान लेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा बी पार्ट, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ, बी पार्ट है कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव साइज। शायद 30 नंबर में आया था ना, 25 नंबर में आया था, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव साइज D10। सो D10 दिखा दीजिए यहां पर, जो हमारा ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ना, वहां D10 दिखा देंगे। तो पहली वैल्यू कितनी आ रही थी? 4% ही आ रही थी? नहीं नहीं, 4% ये होगी, 14% ये होगी। तो D10 कहीं ना कहीं यहां पर होगा। सही लिखा है ना?
सो ये हमारा D10 है, इसके करस्पॉन्डिंग परसेंटेज फाइनल 10%। ये है आपका 14%, और ये है आपका बेटा, ये वाला है आपका, नहीं ये वाला है आपका 4%। यही है ना? ठीक है। सो हमारा क्या है, यहां पर आप लिख लेंगे एक बार कि बाय यूजिंग इंटरपोलेशन, बाय डूइंग इंटरपोलेशन, जो निकालना चाहते हैं वो y है, तो इंटरपोलेशन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 और x माइनस x1। यही फॉर्मूला पड़ा होगा ना इंटरपोलेशन का। जो निकालना है उसको y मान लिया, जो दे रखा है जो हमारा दूसरा टर्म है उसको x मान लिया। तो हमारा y1 क्या है, हम जो निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, साइज। और ये साइज लाई कर रहा है किस किस के बीच, 75 और 100। तो y1 कितना हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा, पहली वैल्यू है ना, कितना हो जाएगा, 75 माइक्रोन। तो इसके करस्पॉन्डिंग x1 कितना हो जाएगा, इसका परसेंटेज फाइनल कितना है, 4%। ठीक है। इसी तरीके से y2 कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा आपका 150 माइक्रोन। तो इसका परसेंटेज फाइनल कितना है, 14%। हमें निकालना है क्या, y, हमें निकालना है y, और इसके करस्पॉन्डिंग परसेंटेज फाइनल कितना है, x, 10%। क्या वैल्यू रख दो, तो y की वैल्यू, यहां पर y की वैल्यू रख दो D10। y क्या है आपका, D10 है, तो यहां रख दीजिए D10 इज इक्वल टू y1 है आपका 75 प्लस प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 150 माइनस 75 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 मतलब 14 माइनस 4 मतलब हो गया 10, मतलब 0.1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1, 10 माइनस 4 मतलब 6%, मतलब 0.06। सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग, ऑन सॉल्विंग D10 कितना आ जाएगा, हाँ 1.120 माइक्रोन। ठीक है, ये हो गया बी पार्ट। इसी तरीके से क्या निकालेंगे, सी पार्ट में क्या निकालना है, हाँ सी पार्ट को निकालने से पहले क्या करिए, सिमिलरली D60 और D30 निकाल लिए। तो सी पार्ट को लिखने से पहले मैं क्या लिख रहा हूं, सिमिलरली, क्योंकि यही फॉर्मूला लगाया है ना, तो सिमिलरली, सिमिलरली हमारा जो D30 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, D30 किसके बीच लाई कर रहा है, D30 अगर आप ध्यान से देखें, D30 लाई करेगा, टेबल के अनुसार देखें तो D30 लाई करेगा हमारा 28 और 45 के बीच। ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू निकालना चाह रहे हैं वो साइज है, तो हमारा y हो गया y1, y1 कितना है बेटा, 425 माइक्रोन, और y2 क्या हो जाएगा, 1 mm। तो डायरेक्ट रख दीजिए इसे, 425 माइक्रोन, 425 माइक्रोन प्लस y2 माइनस y1, ये भी साइज है, मतलब 1000 माइक्रोन माइनस 425 माइक्रोन डिवाइडेड बाई परसेंटेज कितना इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच परसेंटेज कितना बेटा, 45 माइनस 28, 45 माइनस 28, 45 माइनस 28 और x माइनस x1। तो x क्या है, y के करस्पॉन्डिंग 30, और x1 कितना है बेटा 28। सॉल्व किया और D30 बताइए कितना आ रहा है, ऑल्सो D60 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइक्रोन में आएगा ये 400 492 माइक्रोन। इसी तरीके से D60 निकालिए,
देखिए सबका आंसर थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट करेगा, ठीक है। तो D60 कितना आएगा आपका? D60 किसके बीच लाई कर रहा है? D60 लाई कर रहा है हमारा, अगर टेबल देखें तो 45 और 65 के बीच, यानी हमारा x1 हो गया 45 और x2 हो गया 65, y1 हो गया 1 mm, y2 हो गया 2 mm। तो y1 की वैल्यू रख दी 1 mm, y इज इक्वल टू y1 दैट इज 1 mm प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा हमारा? साइज 1 mm और 2 mm है ना, तो ये हो गया 2 mm माइनस 1 mm डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इनका परसेंटेज फाइनल कितना है? 65 और 45, तो 65 माइनस 45 और x माइनस x1, x है 60 और x1 कितना स्टार्टिंग वाला 45। सॉल्व करिए, अगर जिसको समझ नहीं आ रहा है तो एक बार रिवाइज करिएगा। जो मैंने अभी पीछे वाला फॉर्मूला बताया उसी में रख रहे हैं, इंटरपोलेशन कर रहे हैं सिंपल। हाँ 1.75। तो हमें अब सारी वैल्यूज इसलिए निकालनी पड़ी क्योंकि हमें CU और CC निकालना अगला पार्ट। तो हमने यहीं पर, क्योंकि एक बार फॉर्मूला लगाना था इंटरपोलेशन का, तो एग्जामिनर को बार बार फॉर्मूला दिखाओगे तो ऑब्वियसली बात है टाइम खराब होगा। तो यहां फॉर्मूला मैंने D10 के लिए निकाला था, तो इसी तरीके से मैंने D30 और D60 भी निकाल लिया। सिंपली क्या करा, किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लो, समझाऊं फिर से? देखो फिर से समझा देता हूं। मुझे निकालना है D10। D10 वो साइज है जिसका परसेंटेज फाइनल 10% होता है। तो मैंने देखा 10% कहीं ना कहीं 4 और 14 के परसेंट के बीच में होगा। तो जब परसेंटेज फाइनल 4 है तो साइज 150 है, परसेंटेज फाइनल जब 14 है तो साइज 212 है। तो मैंने क्या किया, यही है ना? नहीं, जब परसेंटेज फाइनल 4 है तो साइज 75 है, परसेंटेज फाइनल 14 है तो साइज 150 है। तो मैंने कहा कि भाई D10 इन दोनों के बीच में लाई करे।